बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौकामकर जी हमारे साथ हैं। और खबरों पर बढ़े। इस प्रधानमंत्री इस वक्त बोल रहे हैं, जापान की प्रधानमंत्री आई हुई हैं, उनके साथ वार्ता से पहले स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में आज किए गए एग्रीमेंट से हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भी योगदान देंगे। भारत का स्केल और जापान की क्वालिटी को जोड़कर हम अफोर्डेबल, रिलायबल और एडवांस हेल्थ सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है।
पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानीज इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोज और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानीज कंपनी की संख्या दोगुनी करना। भारत में लगातार हो रहे रिफॉर्म से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। जापान की कंपनीज भी इसका लाभ उठा सकती हैं। फ्रेंड, आज के अनिश्चितता भरे युग में भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इससे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की बड़ी ताकत हमारी पीपल टू पीपल टाइज है। हम टैलेंट मोबिलिटी, स्किलिंग और टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अवसर भी बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और स्टार्टअप सहयोग भी सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे। योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक सशक्त और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें। मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमास। तो जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मीडिया के सामने जो वक्तव्य दे रहे थे उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा भारत और जापान की मजबूत साझेदारी का सबसे मजबूत पिलर है आपसी विश्वास
और ये बात बिल्कुल ठीक है। जापान के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो रिश्ते हैं वो उसमें उनको आगे बढ़ाते हुए हमारी इकोनॉमीज कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम एनर्जी सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स पर हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं। 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा रूल्स बेस्ड पैसिफिक ऑर्डर, ये सीधे सीधे चीन के लिए है सर। बिल्कुल चीन इसका पहले ये इसका मतलब यही है। एक तो जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात है और जो बात की गई उसका यदि राजनयिक तौर पे देखें, डिप्लोमेटिक तौर पे, तो वो चीन के साथ उसका जवाब है। दूसरा, जापान हमसे बहुत आगे है वैसे बहुत सारे मामलों में, जिस पर हम लोग समझौते कर रहे हैं। एआई का मसला हो, सेमीकंडक्टर का मसला हो, एनर्जी का मसला हो। लेकिन भारत और जापान 2 देश ऐसे हैं जिनके बीच में मोटे तौर पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहा। ये बहुत कम होता है। अमेरिका के साथ भी है और देशों के साथ भी हमारे संबंध रहे, लेकिन जापान ऐसे देशों में से है जहां मोटे तौर पे कोई कन्फ्लिक्ट भारत और जापान के बीच में नहीं हुआ। तो वो एक ऐसा बड़ा विश्वास है जापान का। मतलब पिछले 25-30 साल में देखें तो भारत के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो आज हम बड़े काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल के टाइम पर भी, रोड्स में भी, जो हाईवेज पर, उसकी शुरुआत भी जापान ने की। जापान की मदद से देश में बहुत सारे हाईवेज और अरे हम तो दिल्ली में रहते हैं, जो आपको आप जिस रास्ते से आते हैं, हाँ, आज आपको जहाँ अक्षरधाम दिखता तो वो जापान का बना हुआ है। पहले वहाँ जो पुल था यमुना नदी के ऊपर, वो जापान के हाँ, तो इसलिए। लेकिन जो विश्वास, जो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि विश्वास की बात है, तो जापान और भारत के विश्वास को चीन के लिए खिलाफ ना कहे, लेकिन चीन के से मुकाबले के लिए हम लोग कैसे तैयार हो सकते हैं, वो हमारी मदद इसमें कर सकता है जी। और एक बात जो उन्होंने की चर्चा हुई है सर इसमें, डॉलर की ताकत को कम करने के लिए, मतलब जो बिजनेस होगा भारत और जापान के बीच में, वो भारतीय रुपए और जापानी येन के बीच होने की बात हुई। मतलब डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए ये एक बड़ा मतलब विचार इस बैठक में किया गया है। नहीं, एक तो ये उन्होंने जो मोबिलिटी की बात की ना, मोबिलिटी का मतलब सीधा सीधा ये कि भारत के लोग, क्योंकि जरूरत हमें ज्यादा है, हमारे लोग वहां जाकर के काम कर सकें, इसको लेकर के सरकारों के बीच कुछ अनुबंध हो। अभी हमने रूस के साथ भी ऐसा किया था। बहुत बड़ी तादाद में भारत से लोग अब रूस में जाकर के भी काम कर रहे हैं। इजराइल के साथ हमारे ऐसे समझौते हैं, वहां जाकर के भारतीय काम करते हैं। इससे याद आ गई एक खबर, बस आपको मालूम है जापान में बहुत स्ट्रांग रिएक्शन हो रहा है पाकिस्तानियों के वहां आकर बसने पर। अभी हाल ही में प्रदर्शन वगैरह भी वहां पर हुए हैं। एक जगह पर लोगों ने कि हमारे यहाँ पर जो है 3 परिवार थे, आज 200 परिवार हो गए हैं पाकिस्तान के। तो एक तरफ भारत के लोग वहां जाएं, इसका वो स्वागत कर रहे हैं। जापान के पार्क में मस्जिद बना ली उन्होंने, जापान के पार्क में मस्जिद बना ली, इसको लेकर उनका विरोध हुआ। मतलब सार्वजनिक, मैं केवल एक कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूं कि हमारा वो हमें लेने के लिए तैयार है। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट भी है ना भारत और जापान का, बुद्धिज्म को लेकर, इसलिए भी भारत को वो ज्यादा मानते हैं। बुद्धिज्म का जो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट भी हमारा है। दूसरी एक चीज है कि वहाँ पर जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई यदि दर्शक होगा या आप भी अपने रिसर्च टीम से कॉन्ट्राडिक्ट करना हो तो करे, वहाँ पर आप इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप बुद्धिस्ट को आप कन्वर्जन एंटी कन्वर्ट, वो अपनी जगह जमीन नहीं देने के लिए तैयार है। यानी कि अपने कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस्लामिक इन्फ्लो है, जहां तक चाहा वो अभी तक उन्होंने रोका है, और यहां तक कि क्रिश्चियनिटी को भी रोका है। तो वो अपने जिसे कल्चरल आइडेंटिटी है उसको लेकर के वो बहुत, तो बस एक बात याद आई तो मैंने कही। दूसरी बात जो है, अभी जिन्होंने कहा ऑल वेदर फ्रेंड, बिल्कुल ऑल वेदर फ्रेंड हम दोनों हैं। और इसका कारण भी है कि जापान के जो कई आइलैंड्स है, 12-13 ऐसे आइलैंड हैं जिस पर चीन अपना खास करके अधिकार जताता है। और जो है वो लेकिन इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कभी? जैसे हमारा राइवल भी है और हमारा तो भाई कितने कॉन्फ्लिक्ट हैं चीन के साथ। 1905 में तो जापान ने कब्जा कर रखा था। नहीं, वो तो आप ज्यादा पीछे चले गए। मतलब आजादी के मतलब वो नहीं, अब कोई चीन जब से सशक्त हुआ उसके बाद झगड़ा डायरेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कई बार ऐसे उसके आइलैंड पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि जो इंडो पैसिफिक रिलेशन में फ्री रूल्स बेस्ड फ्री मूवमेंट है, वो इस जानबूझ करके ये लोग इसीलिए दोहरा रहे हैं। आगे अब कुछ पॉलिटिकल खबरों की बात हम लोग कर रहे थे, उस पर लौटते हैं। मैं आपको बता रहा था महाराष्ट्र में क्या शरद पवार सोच रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन खबर ये थी कि वो शायद दोनों तरफ विचार कर रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा भी बन जाएं या कांग्रेस में हम चले जाएं। कांग्रेस में जाने के लिए वो कोई बड़ी भूमिका सुप्रिया सुले के लिए चाहते हैं, महाराष्ट्र में अपना अध्यक्ष चाहते हैं, ऐसी खबर की गई है। एक जिनको माना जाता है कि उनके पास
पास शरद पवार की नज़दीकी होने के नाते खबर रहती है। बीजेपी में आने के लिए शायद वो ये बार्गेन कर रहे हैं कि एक कैबिनेट बर्थ उनको मिले दिल्ली में, जिसमें जो सुप्रिया सुले जी के लिए, उनकी बेटी के लिए, इसके अलावा 2 और मंत्री पद। ये बातें सब चल रही हैं, लेकिन इन खबरों का लोकल लेवल पर कैसे रिएक्शन आ रहा है वो आप देखिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सिरे से खारिज कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी सिरे से खारिज कर रहे हैं कि हमारा कोई विचार नहीं, हम तो अपनी पार्टी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये सिर्फ खबरें बनाने का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि मोदी की सरकार और राज्य की सरकार, फडणवीस की महायुति की सरकार, इनका फेलियर छुपाने के लिए इस तरह का न्यूज़ डालने का काम, हवा फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस क्या बात कर रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। हम हमारे पार्टी की तरफ से आज से कौन सी बात हुई नहीं है। हम पार्टी बढ़ाने की कोशिश करें, नए लोगों को लेके और उम्मीद के साथ जो कायम रहने वाले हैं उनको लेके हम लोग पार्टी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे मर्जर बेजर की कोई बात नहीं। अब इन दोनों बयानों का क्या मतलब हो सकता है? विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के सीनियर लीडर, कल ही तो बयान आया कि यहाँ बात चल रही है, बिल्कुल टॉप लेवल पर बात चल रही है, उन्होंने आला कमान शब्द इस्तेमाल किया था। नाना पटोले को विजय वडेट्टीवार का बयान ना पता हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो या तो बात टूट गई, और जो जिस तरीके से खारिज किया उनके प्रदेश एनसीपी शरद पवार जी के प्रदेश अध्यक्ष ने, उससे भी ऐसा ही आभास लगता है। तो क्या अब एनडीए बचा है क्या फिर रास्ता? नहीं, मतलब सरल, सहज, सुखद, और जिसको कहते हैं ना कि आपके साथ भी और आपके बाद भी। तो एक तरह से कहें कि पूरे एनसीपी को शरद पवार के साथ भी और शरद पवार के बाद भी इस तरफ ज्यादा, और पूरे जब हम कह रहे हैं तो पूरा सुप्रिया सुले है, एक लाइन एनडीए के साथ। एनडीए के साथ यहाँ सुखद भविष्य है, बढ़िया एक मंत्री पद है। अच्छा, कई बार 8 लोकसभा सांसद और 10 विधायक है। कई बार ये होता है कि भाई आइडियोलॉजी क्या है, तो क्या सचमुच शरद पवार की कोई आइडियोलॉजी थी? अच्छा चलिए, आइडियोलॉजी है तो अजीत पवार की कौन सी आइडियोलॉजी थी? अजीत पवार के साथ जो मुस्लिम विधायक आए हुए थे उनकी कौन सी आइडियोलॉजी थी? अच्छा, वहां नहीं समझ में आ रहा है तो ऋतव्रत की कौन सी आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिस्ट से तृणमूल और फिर भाजपा में आ गया, और उनके साथ जो मुस्लिम टूट के आए उनकी कौन सी आइडियोलॉजी है? मुझे लगता है जो अंतिम सत्य होता है वो सत्ता का ग्लू है, सत्ता का फेविकॉल है, वो दिख रहा है। हाँ, अगर कांग्रेस से उनको कुछ बेहतर ऑफर मिले, अगर आज भी उनको ये ऑफर मिले कि कांग्रेस वो चलाएंगे, एकमात्र शर्त है शरद पवार, कांग्रेस वो चलाएंगे, कांग्रेस वो चलाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस शरद तो राहुल गांधी क्या करेंगे? नहीं तो महाराष्ट्र, अच्छा महाराष्ट्र में मुझे लगा वही, मैं थोड़ा सक पकाया मैं। देश की तो उनको इच्छा भी नहीं है। अब शरद पवार की वो इच्छा नहीं रही, वो सब तो खत्म हो गई। वो सोनिया जी से लड़के 10 साल उन्हीं के साथ कृषि मंत्री रह के सब हो गया। उनकी अब इच्छा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस वो चलाएं। अगर ये वाली डील मिलेगी तो इधर जा सकते हैं, वरना सुप्रिया जी को एक अच्छा कैबिनेट का पद और दूसरे सारी चीजें तो सुख सुविधा हो। बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी उनको एनडीए में लाने में? बीजेपी को दिक्कत कहां होती है? ठीक बात, 8 सांसद आ जाएंगे एक झटके में। बीजेपी तो आज की तारीख में दिक्कत देती है ना, उसको कहां दिक्कत होती है? सर दोनों तरफ की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या है सर, समीर जी कुछ कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाएंगे तो बहुत ज्यादा कोई मजबूरी होगी, और अंतिम समय, क्योंकि अजित पवार हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करके रह गए कि आप बीजेपी के साथ चले जाते, हम लोग सरकार में चले जाते हैं। शरद पवार नहीं गए, अजित पवार ने विद्रोह किया। उसके बाद भी अजित पवार ये कहते रहे, उनके पार्टी घर के लोग कहते रहे कि भाई चले जाओ। अजित पवार ने कहा मैं प्रदेश की राजनीति करूंगा, मैं उप मुख्यमंत्री हूं। सुप्रिया सुले को मैं केंद्र में मंत्री कैबिनेट बनवा देता हूं। सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी, आप पार्टी को मर्ज कर दो, एक हो जाओ। शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं गए, और अब मुझे लगता है कि इस स्टेज पर जाकर कैबिनेट मंत्री तो वो जब चाहे आकर बना सकते हैं, लेकिन शरद पवार जानते हैं कि उनका जो कोर वोटर है महाराष्ट्र का, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट नहीं हो सकता। वो जानते हैं अगर मैं जाऊंगा तो मेरे जितने विधायक और जितने सांसद हैं वो सारे इस बात से लेकर नाराज होंगे आने वाले समय को लेकर। यही जो मैं खबर पढ़ रहा था, इसमें यही है कि वो भी आधे आधे बटे हुए हैं, आधे विधायक आधे सांसद की, हम आधे इधर जाएं आधे उधर जाना चाहते हैं। 10 विधायकों में से क्या 4-5 विधायक कह रहे होंगे बीजेपी जाएंगे, 6 नहीं जाएंगे। आपके 8 सांसद में तो 3-4 सांसद चले जाएंगे, 6 नहीं जाएंगे। मेन वोटर जो शरद पवार की जो ताकत रही है महाराष्ट्र के अंदर, एंटी बीजेपी की जो हमेशा राजनीति उन्होंने की है, वो वोटर जो उनके साथ लंबे समय से जुड़ा रहा है वो पूरी तरह से टूटेगा। और मुझे लगता है कि सारी जीवन एंटी बीजेपी करने वाले अपनी बेटी को अगर सिर्फ मंत्री बनाना होता तो शरद पवार तो बहुत पहले बना देते, उनको जीवन के लिए इतने साल इंतजार नहीं करना पड़ता। 10 साल इंतजार लड़के जो अब जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है। वो अगर जाएंगे तो सुनीता पवार क्या करेगी? सुनीता पवार अपने बेटे को केंद्र में मंत्री बनाना चाहती है, प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनना चाहते हैं वहां पर। तो एनडीए में आएंगे इसकी संभावना आपको बहुत कम? झगड़ा बहुत बढ़ेगा एनडीए के अंदर। वो आएंगे तो भाई दूसरा एनडीए घटक प्रफुल्ल पटेल कहेगा भाई मैं अजित पवार को लेकर
कराया था, मेरा कैबिनेट बनने की दावेदारी थी, सुप्रिया सुले कैसे केंद्र में मंत्री बन रही है? अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये आप कैसे बना रहे हो? आपकी बात सहमत है कि इससे इतनी बात बिल्कुल ठीक है कि ये करना होता तो वो पहले भी कर सकते थे और खबरें तो चलती रही। वो जाएंगे तो झगड़ा, लेकिन कोई मजबूरी हो सकती है ना। नहीं, अब क्या पता इनके साथ भी वही हो जाए जो ममता बनर्जी के साथ हुआ। की बात हो रही है, वो सब हो चुका है। चले जाएं लोग ही चले जाएं तो फिर क्या बचेगा? इतने नहीं जाएंगे, 5 के किसी स्थिति में जाने की स्थिति में नहीं है। और मुझे लग रहा है कि पार्टी के अंदर एनडीए में बहुत ज्यादा झगड़ा होगा। शरद पवार चले जाते हैं, लोगों को चाहे घर के अंदर भी झगड़ा होगा। सौरभ, आज के दिन में शरद पवार अपनी पार्टी रख करके भी क्या कर ले रहे हैं? महत्वपूर्ण बात है कि क्या उनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है या उनकी बेटी की राजनीति महत्वपूर्ण है? मेरे समझ से ये इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जितने भी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सत्ता ही सिर्फ आइडियोलॉजी है। और सत्ता में उनको, उनके सामने एक विकल्प है, हम अपनी पार्टी रख करके क्या करें। यदि पार्टी रख करके करना है तो ठीक है, 1-2 सांसद आपके पास रहेंगे, 4-5 विधायक भी रहेंगे, आप चलाते रहिए। यदि कोएलिशन की संभावना रहती महाराष्ट्र की राजनीति में, तो भी हम मान करके चलते कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए, लेकिन जब यहां पर क्लियर मैंडेट मिल रहा है, वैसी स्थिति में उनके पास सत्ता की एक बची रह जाती है। और उसके लिए मुझे लगता है कि एनडीए से बेहतर उनको विकल्प अपनी बेटी की राजनीति बचाएं इधर से भी या तो अपनी पार्टी इधर बचाएं। से भी तो प्रेशर्स होंगे। कह रही हूं सुनीता जी क्यों चाहेंगे कि ये आ जाए? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि वो आ जाए, ताकि सुनीता परिवार के जो दबाव है वो भी कम हो। ये भी तो चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। अरे चलिए, महाराष्ट्र का एक बयान और दिखाकर के विजय जी आता हूं आपके पास। मैं संजय राउत जी के बयान की बात कर रहा था क्योंकि सारी चर्चाएं चल रही हैं। खैर ठीक है, उनका कोई ईमान नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति पर आपने इतनी देर बिना संजय राउत जी के ये चर्चा ठीक है, ये अच्छा किया आपने पूरा। उन्होंने कहा ईमान नहीं रह गया लोगों का, राजनीति में भी और निजी जीवन में भी लोगों का कोई दीन ईमान नहीं रह गया है। वो बात कर रहे थे संजय अहीर की, जो MP आदित्य ठाकरे के बड़े करीबी भी थे, एमएलसी हैं, और उनको इधर विधान परिषद का वो बना दिया गया, उपसभापति बना दिया गया। रातों रात भी आ गए। जो व्यक्ति आदित्य ठाकरे को चुनाव लड़वा रहा था वो यहाँ आ गया। और उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात की संजय राउत ने, उन्होंने कहा, ये बोला उन्होंने कि ये तो आदित्य ठाकरे के बड़े करीबी थे, तो संजय अहीर तो ये भी नहीं कह सकते कि ठाकरे किसी से मिलते नहीं, वो तो रहते ही इनके साथ थे। सचिन है सारी। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब इनसे कोई पूछे आप क्यों गए? ईमान नाम की कोई चीज होती है राजनीति में, निजी जिंदगी में। ये आदित्य ठाकरे जी के बहुत ही खास आदमी रहे हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे ठाकरे मिलते नहीं थे। लेकिन अब हवस इतनी बढ़ गई है, भूख इतनी बढ़ गई राजनीति में, तो ईमान निष्ठा का कोई वैल्यू नहीं रहा है। सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने पार्टी की चोरी की, पार्टी उनकी नहीं है। ये कहां शिवसेना के बाप बन गए, सिंबल उनका नहीं है। अमित शाह के मेहरबानी पर उनकी पार्टी चल रही है और अमित शाह के ही दबाव में ये सब तोड़फोड़ हो रही है। जिस दिन उनके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी तो ये कहीं के नहीं रहेगी। सर कई बड़े बड़े शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, ईमान, उनका लोगों की भूख और हवस बढ़ गई है। ठीक है, बात तो ठीक कर रहे हैं। वो वसीम बरेलवी साहब का जो शेर है कि उसी को जीने का हक है इस ज़माने में, उसी को जीने का हक इस ज़माने में, इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। क्या बात है, वाह। तो वो सब चल रहा है। समीर जी ने जो बात की ना, उसको थोड़ा सा यदि इस नज़रिए से देखें, अभी क्या हुआ उद्धव ठाकरे की शिवसेना में, क्या हुआ, ये लॉजिक कहाँ काम कर रहा है उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी तो वैसे की वैसे टूट गई उद्धव ठाकरे की। एकनाथ शिंदे ने बनाई, अलग पार्टी बनाई, शिवसेना तोड़ के बनाई, और अभी आपने उद्धव ठाकरे के एमपीज को ले लिया, तो ऐसे ही वो एडजस्ट हो जाएंगे। उसमें क्या हो गया भाई? ये लॉजिक काम, समीर साहब की बात ठीक है कि उससे परेशानी होगी, लेकिन परेशानी हुई क्या शिवसेना से? नहीं, लेकिन अब शरद पवार आप उद्धव ठाकरे से तो बहुत ज्यादा होल्ड रखते होंगे अपनी पार्टी पे, ऐसा मुझे लगता है। जो व्यक्ति ये पार्टी टूटने की कगार पर है, भतीजे ने शपथ ले ली थी, वापस ले आया जिनको, मैं आपको कह रहा हूँ ये पार्टी टूटने की कगार पर है। अच्छा, बिल्कुल। इनका सिंबल क्या है सर? कौन सा ऑपरेशन होगा यहाँ? तुतारी जो है वो बजाने वाला तुतारी। तो वो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जा सकते हैं वहाँ पर। और जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा और समीर साहब भी कह रहे हैं, वो सुप्रिया सुले का फैसला करना है कि सुप्रिया सुले को कहाँ रखना है, नहीं रखना है, तो उस पर बात करनी है। ये बात भी है कि प्रफुल्ल पटेल कहेंगे मैं इतने दिन से कैबिनेट। चलिए ऐसे बताइए, अगर ये एनडीए में आने का फैसला नहीं करते तो पार्टी टूट जाएगी? पार्टी टूट जाएगी, बस ये सीधी बात हुई। आप सहमत हैं इससे?
ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आएगी। आ जाएंगे इधर। ये आ जाएंगे। आप बताइए। मतलब टूट फूट अच्छी चीज नहीं होती, पूरा साबुत रहे तो ठीक रहता है। वरना उससे ईमान भी बच जाता है ना, जैसे अच्छा, संजय राउत साहब ने कहा। ये कहाँ जब पूरी लिखा, पार्टी चली जाएगी तो फिर तो बिल्कुल, ईमान की ये कोई- कहाँ लिखा है कि सुप्रिया जी मान लीजिए इधर आ गई हाँ। तो कल को फिर नहीं जा सकती हैं कांग्रेस के साथ? अरे भाई, कांग्रेस तोड़ के शरद पवार जी आए, कांग्रेस के उधर साथ से सरकार बनाई। फिर देखिए उन्हीं के कृषि मंत्री रहे, जिन सोनिया जी के खिलाफ विदेशी मूल पे बोल के उससे ज्यादा कौन बोले? ईमान। तो वही ईमान फिर कृषि मंत्री बना गया। तो मुझे लगता है आज की स्थिति में शरद पवार की पार्टी के लिए सबसे बेहतर है कि ये वो राजनीति में इधर ईमान, आ जाए। अब देखिए ये बेमानी है, मैं पहले भी कहानी कुर्सी में बोल चुका हूं, राजनीति में अब ईमान धर्म की बात मत कीजिए, एथिक्स की नहीं, बात ईमान धर्म मत की बात कीजिए। तो होनी चाहिए। संजय राउत को क्यों नहीं लिया आपने? वो भी मजबूत नेता है। देखिए कई लोगों को सारे हास्य कलाकार एक साथ आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, फिल्म नहीं बन कुछ तो रही। ईमान होना चाहिए ना, वो भी पुराने नेता है शिवसेना में। सर वो फिल्म नहीं चलेगी फिर। मजबूत है वो तो मजबूत नेता। समीर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं इन पर? नहीं बोल लिया सर, मतलब मुझे लग रहा है कि अभी बहुत संभावना कम मुझे बीजेपी में नहीं, संजय जाने राउत की की। बात कर रहा था मैं। संजय राउत तो सर अब मतलब वो बोलने के लिए बने, जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह बने बोलने के लिए, वैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह है और यहाँ पर चलिए संजय सर, राउत ठीक है है। बोलने के लिए।